मान लीजिए मेरे पास ऑलरेडी एक टेबल है जो हम अब तक बना चुके हैं, उसी टेबल पर यूज 532.7 और यहाँ पर हमने लिखा मान लीजिए सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम ईएम। ये टेबल मेरी बनी हुई है। आप इस टेबल का एक बैकअप लेना चाहते हैं या इस टेबल की एक कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं जिसका सेम नंबर ऑफ कॉलम्स हो, उसके अंदर हमारा और भी चीजें ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, तो कैसे आप इसको क्रिएट कर सकते हैं, या इस टेबल का एक सबसेट हम लोग बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो अभिषेक जस्ट स्क्रॉल कर दो, स्क्रॉल अप स्क्रॉल डाउन। ठीक है, CLS इस पे शायद नहीं चलता है ना, स्क्रॉल अप कर दो, उसी से आपका क्लियर स्क्रीन हो जाएगा, अलग से कोई कमांड नहीं। तो हमारे पास एक कमांड है क्रिएट टेबल, और टेबल का नाम जो भी आप बनाना चाहते हैं। ठीक है, मान लीजिए मैं एक टेबल बनाना चाहता हूं जिसका नाम कर दिया मैंने EMP2 करके। अब इस EMP2 के अंदर मैं चाहता हूं कि ये जो एम्प्लॉय टेबल है, इस एम्प्लॉय टेबल के ही सारे कॉलम आ जाएं और सारे रिकॉर्ड्स आ जाएं। तो ऐसा हो सकता है, क्या लिखेंगे, क्रिएट टेबल, टेबल का नाम EMP2, उसके बाद फिर लिखेंगे यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP। तो क्रिएट टेबल, न्यू टेबल नेम, सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम एग्जिस्टिंग टेबल। तो इससे क्या होगा, एक नई टेबल क्रिएट होगी EMP2 नाम की, और उस नई टेबल में वही कॉलम्स आएंगे जो आपने EMP टेबल से सेलेक्ट करे। तो आपने सारे कॉलम सेलेक्ट कर लिए EMP टेबल के, तो वह सारे कॉलम हमारे EMP2 टेबल में भी आ जाएंगे। और जब आपने EMP टेबल से रिकॉर्ड सेलेक्ट करे हैं तो आपने कोई वेयर क्लॉज नहीं लगाई है, तो जितने भी रिकॉर्ड्स EMP टेबल में वो सारे के सारे EMP2 टेबल में कॉपी हमारे हो जाएंगे। अब अगर मैं यहाँ पर चलाकर देखूं सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम EMP2, तो सेम हमारा कॉलम के नाम, सेम रिकॉर्ड हमारे आ गए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि जब आप एक नई टेबल बनाते हैं एक एग्जिस्टिंग टेबल का यूज करके, तो उस एग्जिस्टिंग टेबल में जितने कॉलम्स हैं वो सारे कॉलम आपको नई टेबल में लेने ही पड़ेंगे। हम ऐसा भी कर सकते हैं, मैं लिखा यहाँ पर क्रिएट टेबल EMP3, और मैं सिर्फ दो ही कॉलम को EMP3 टेबल का पार्ट बनाना चाहता हूं। एक मान लीजिए एम्प्लॉय ID कॉलम और एक सैलरी कॉलम। अब क्या होगा, अब हमारा सिर्फ यही दो कॉलम हमारे एम्प्लॉय टेबल से सेलेक्ट होकर EMP3 टेबल के अंदर आएंगे। ठीक है, रिकॉर्ड्स अभी भी सारे आएंगे। ठीक है, अब जो EMP3 टेबल बनी होगी इसमें सिर्फ दो ही कॉलम्स हमारे आए होंगे। इस बार आप क्या चाहते हो, इस बार आप चाहते हो कि हमारा नई टेबल बने EMP4 नाम की, और EMP टेबल का यूज करके बने जिसमें हमारे दो ही कॉलम आए ID और सैलरी, लेकिन सारे रिकॉर्ड नहीं आने चाहिए। हम पर्टिकुलर कंडीशन के साथ इस नई टेबल में रिकॉर्ड अपना लाना चाहते हैं। मैं लिख सकता हूं यहाँ पर सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट सॉरी क्रिएट टेबल EMP4, और आप इस EMP4 टेबल में क्या क्या कॉलम्स लाना चाहते हैं, ये दो कॉलम लाना चाहते हैं। किस टेबल से लाना चाहते हैं, इस टेबल से लाना चाहते हैं। और यहां पर हम क्या कर पाएंगे, वेयर क्लॉज भी लगा सकते हैं, वेयर सैलरी इज ग्रेटर देन इक्वल टू, मान लीजिए मैंने कर दी यहां पर 6,000, तो सिर्फ वही रिकॉर्ड्स आएंगे जिनकी सैलरी 6,000 से ग्रेटर या इक्वल टू है। तो EMP4 टेबल जो बनी है उसमें सारे रिकॉर्ड नहीं आए होंगे, सिर्फ वो रिकॉर्ड्स आए हैं जो ये। तो हम एक नई टेबल बना सकते हैं। उस नई टेबल को बनाने के लिए हम एग्जिस्टिंग टेबल के कॉलम्स, एग्जिस्टिंग टेबल के जो कॉन्सेप्ट हैं उनका हम यूज यहां पर कर सकते हैं। तो ये हमारा इस तरह से, अब ये जो टेबल बन गई है EMP4 EMP3 EMP2,
ये ऑर्डिनरी टेबल है, आप इसमें नॉर्मल इंसर्ट सेलेक्ट डिलीट अपडेट जैसे करते आ रहे थे वैसा आप कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आएगी। अब एक दूसरी सिचुएशन ये है कि आप एक एम्प्टी टेबल बना रहे हैं, जो क्रिएट टेबल की कमांड थी जो ऑर्डिनरी हमने सीखी थी वो हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर तो लिखा मैंने क्रिएट टेबल और मान लो इसका नाम कर दिया मैंने EMP5 और इस EMP5 टेबल के अंदर मैंने कुछ कॉलम्स बनाए और उस पहले वाले कॉलम का नाम जो आपका मन आए वो कर दो। मैंने इसका नाम कर दिया EMP_ID और ये इंटीजर टाइप का मैंने यहाँ पर बना दिया। दूसरा मैंने बना दिया EMP_name और ये varchar टाइप का मैंने यहाँ पर बना दिया। तीसरा मैंने बना दिया EMP_cell और ये इंटीजर टाइप का बना। EMP5 टेबल बनकर तैयार हो गई। इस EMP5 टेबल में कोई रिकॉर्ड नहीं है, एम्प्टी टेबल। EMP5 टेबल में पहला कॉलम है employee_ID, दूसरा कॉलम है employee_name, तीसरा कॉलम है employee_salary। क्या कर सकते हो आप, कोई भी एग्जिस्टिंग टेबल जो आपके डेटाबेस में है अगर वो इस टेबल के साथ कंपैटिबल है तो आप उसका डेटा इस टेबल के अंदर इंसर्ट कर सकते हो। एक बार में एक से ज्यादा रिकॉर्ड इंसर्ट कर सकते हो, ठीक है। फिर समझ लीजिए आपके पास एक नई टेबल है और अभी इस समय ये एम्प्टी है, ठीक है। इस वाली अप्रोच में क्या होता है, जो आपकी नई टेबल बनती है उसी समय वो हमारी फिल कर दी जाती है, अलग से कोई इंसर्ट कमांड वगैरह लगाने की जरूरत नहीं है। इस बार सिचुएशन ये है कि मेरे पास एक टेबल है, ठीक है, और इस टेबल को मुझे फिल करना है। जिस एग्जिस्टिंग टेबल के रिकॉर्ड्स को फैच करके फिल करना है वो मेरी EMP टेबल। कुछ इस तरह से विजुलाइज कर लीजिए, ये आपकी ऑलरेडी एक EMP टेबल है। इसके अंदर आपका एम्प्लॉय ID है, नेम है और सैलरी है। ID है, नेम है और सैलरी है, और इसमें आपके कुछ रिकॉर्ड्स रखे हुए हैं। अब आप एक नई टेबल बना चुके हैं EMP5 नाम की। अब इसमें पहला कॉलम हमारा इस टेबल के पहले कॉलम के कंपैटिबल है इन द सेंस डेटा टाइप। ये इंटीजर टाइप का कॉलम है, ये भी इंटीजर कॉलम है, भले ही इसका नाम कुछ भी हो लेकिन ये इसके कंपैटिबल है। दूसरे कॉलम का नाम इस EMP5 टेबल में कुछ भी आपने रख लिया है लेकिन ये कंपैटिबल है इस टेबल के इस कॉलम के साथ, सेम यहाँ पे। अब मैं क्या चाहता हूं, इस एग्जिस्टिंग टेबल का सारा डेटा इसमें कॉपी हो जाए। मैं एग्जिस्टिंग टेबल का सारा डेटा इस टेबल में कॉपी हो जाए, तो ऐसा किया जा सकता है। कैसे करेंगे, यहां लिखेंगे इंसर्ट इनटू, उसके बाद अब आप क्या लिख देते हैं, टेबल का नेम है ना, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम। तो यहां पर टेबल का नेम है EMP5। उसके बाद आप लिख देते हैं वैल्यूज। अब वैल्यूज नहीं लिखना, क्या लिखोगे, इंसर्ट इनटू EMP5, उसके बाद सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम EMP। EMP टेबल के सारे रिकॉर्ड्स EMP5 टेबल में हमारे इंसर्ट हो जाने चाहिए। देखते हैं ये कमांड चलती है या नहीं, क्योंकि हर डेटाबेस में ये कमांड सपोर्ट नहीं होती। यहाँ MySQL में चल रही है। तो अब अगर मैं EMP5 टेबल जो भी चलाई थी जो एम्प्टी थी, अब अगर मैं यहाँ पे चलाऊं, फेल हो गई। कॉलम के नाम कुछ भी थे लेकिन वो कंपैटिबल होने चाहिए इसके साथ, इसके साथ। अच्छा सर, मान लीजिए इस बार सिचुएशन थोड़ी अलग है। इस बार मेरे पास एक टेबल है EMP6 नाम की, और इस EMP6 टेबल में दो ही कॉलम है, ठीक है। एक का नाम कर दिया एम्प्लॉय ID और एक का नाम कर दिया एम्प्लॉय सैलरी। दो कॉलम मैंने बना रखे। EMP6 टेबल बनकर तैयार होगी, इसमें कुछ नहीं है, खाली है।
अब मैं चाहता हूं कि इस टेबल में हमारा एग्जिस्टिंग टेबल के कोई 2 कॉलम हमारे इंसर्ट हो जाए। तो अब कैसे लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ लिखोगे अब इंसर्ट इनटू टेबल का नेम EMP6 ब्रैकेट में, यहां पर आप अपने कॉलम के नाम भी लिख सकते हो कि किस कॉलम में आपको इंसर्ट करना है। तो मैंने कहा मेरी टेबल में तो 2 ही कॉलम है और मैं तो चाहता हूं कि दोनों में इंसर्ट हो जाए, तो यहां पर मुझे फिर बताने की जरूरत नहीं है कौन से कॉलम में इंसर्ट करना, लेकिन जहां से आप सेलेक्ट करके लाओगे वहां पर आपको देखना है। आप EMP टेबल के तीनों कॉलम सेलेक्ट नहीं करना चाहते, आप एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करना चाहते हैं और सैलरी सेलेक्ट करना चाहते हैं। लिखोगे सेलेक्ट एम्प्लॉय आईडी कॉमा सैलरी फ्रॉम EMP। क्या होगा, ये वाला कॉलम एम्प्लॉय टेबल का कॉपी हो जाएगा इस टेबल के पहले कॉलम में। अब उस पहले कॉलम का नाम कुछ भी हो, लेकिन वो कंपैटिबल होना चाहिए इस वाले कॉलम। ये वाले कॉलम की वैल्यूज इस टेबल में दूसरे वाले कॉलम में कॉपी हो जाएंगी, कंपैटिबल होना चाहिए, नाम कुछ भी हो जाए। अब यहां पर EMP6 चलाएंगे तो ये दोनों, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, एग्जिस्टिंग टेबल का डेटा उठाकर एक नई टेबल में हम ऐड कर सकते हैं। नई टेबल के अंदर सिर्फ कॉलम्स कंपैटिबल होने चाहिए, नाम उसका कुछ भी हो, उससे फर्क हमारा नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हाँ अभिषेक पांडे बताइए। सर सर बोलिए। जो हमने बनाई है एम्प्लॉय 6 की, जो हमने बनाई है टेबल, हाँ और सर हम प्रीवियस जो हमने टेबल बनाई थी एम्प्लॉय 5 मान लीजिए, तो अगर हमने एम्प्लॉय 6 में 2 कॉलम दिए हैं और बाय डिफॉल्ट अगर हम एम्प्लॉय 3 में 3 कॉलम दिए हुए हैं और उसको कॉपी कर रहे हैं, तो सर उसमें जो पुरानी वाली टेबल है उसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम होगा। तो एरर आ जाएगी, तो उस केस में एस्टेरिस्क नहीं लगाएंगे ना, फिर यहाँ पर इंडिविजुअल कॉलम सेलेक्ट करेंगे। तो अगर ओके आपने सर, सेलेक्ट एस्टेरिस्क लगाया होगा तो एरर आ जाएगी बिल्कुल। ओके सर, ओके सर। चलिए, तो इस तरह से हम ये वाला काम भी यहाँ पर बड़ी आसानी से कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं, और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे, जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो बहुत यूज होता है। क्या है वो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, मल्टीपल टेबल्स के साथ काम करना। अभी तक हम एक बार में एक टेबल हैंडल कर रहे थे, क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे पास एक से ज्यादा टेबल हो। फॉर एग्जाम्पल एक टेबल है मान लो T1, एक टेबल है T2, इस तरह से बहुत सारी टेबल मेरे पास है। तो मैं चाहता हूं कि जब मैं अपना रिजल्ट दिखाऊं तो इसमें इन टेबल से डेटा मेरा आना चाहिए, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, मल्टीपल टेबल्स को हम लोग ज्वाइन करके एक साथ अपने रिजल्ट में दिखा पाए। आंसर इज यस, ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा करने के लिए जो टॉपिक है उसका नाम है SQL ज्वाइंस। SQL ज्वाइंस, आप SQL ज्वाइन का यूज कर सकते हैं इस काम को करने के लिए, ठीक है। अब जो हमारा SQL ज्वाइन है, इसके साथ कुछ टर्मिनोलॉजी है, पहले वो हमें सीखनी पड़ेगी, तब हमें वो ज्वाइन समझ में आता है कि हमारे क्या वो ज्वाइन है, ठीक है। तो समझते हैं क्या टर्मिनोलॉजी है। सबसे पहली टर्मिनोलॉजी है कि ये जो ज्वाइन है, ये ज्यादा बार हम लोग 2 टेबल के साथ पहले लेकर आते हैं, फिर उसके रिजल्ट को एक तीसरे के साथ हम लोग कंबाइन कर देते हैं, ठीक। इसमें जब 2 टेबल्स हमारी यूज होती हैं, तो ये कुछ ऐसे समझ लो जैसे बाइनरी ऑपरेटर हम पढ़ते थे। बाइनरी ऑपरेटर, मैं लिखा 2+3, तो आप बोलोगे 5। अब कोई बोले इसके 2 ऑपरेंड कौन, हमने कहा एक 2 है और एक 3 है। लेफ्ट ऑपरेंड है 2, राइट ऑपरेंड है 3। अब कोई पूछे आपसे कि सर अगर मैं 2+3+4 लिख दूं तो ये तो चलेगा नहीं, फेल हो जाएगा, क्योंकि आपके हिसाब से तो ये बाइनरी ऑपरेटर होता है, बाइनरी मतलब 2 ऑपरेंड, यहाँ तो 3 ऑपरेंड है। तो आप इसको सॉल्व कैसे करते थे, पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये जो प्लस ऑपरेटर है इसके लिए ये लेफ्ट ऑपरेंड, ये राइट ऑपरेंड। अब जो रिजल्ट आया 5 प्लस ये 4 हो जाएगा,
तो ये अब लेफ्ट ऑपरेंड, ये अब आपका राइट ऑपरेंड। तो ऐसे करके सॉल्व होता था हमारा। इसी तरह से हमारे ज्वाइन का कॉन्सेप्ट होता है। तो हमारा ज्वाइन है ये बाय डिफॉल्ट 2 टेबल्स के लिए बनाए गए हैं हमारे, ठीक है। एक लेफ्ट टेबल कहलाती है और एक राइट टेबल कहलाती है। और अगर आपके पास एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा टेबल्स हैं जिनको आपको कंबाइन करके रिजल्ट में दिखाना है, तो जिस तरह से मैंने आपको ये समझाया है उसी तरह से ही आपको उस कॉन्सेप्ट को भी समझ लेना है, ठीक है। चलो दूसरा, जो भी 2 टेबल्स हैं जो ज्वाइन हो रही हैं, उन 2 टेबल्स में दो कोई ना कोई ऐसे कॉलम जरूर होने चाहिए दोनों टेबल में जो आपस में कंपैटिबल हो, आपस में कंपैटिबल हो। का एग्जांपल एक हम पहले ले लेते हैं, उसके बाद इसका कोड बनाएंगे। मान लीजिए आपसे कहा जाए एक टेबल है, कॉलेज नाम की टेबल मान लीजिए। इस कॉलेज टेबल में हमने स्टूडेंट्स की इंफॉर्मेशन रखी हुई है, लाइक स्टूडेंट का रोल नंबर है, कॉलेज में जो पढ़ते हैं बच्चे उनका रोल नंबर है, उनका कोई नाम भी है, ठीक है, और उनका ब्रांच है, किस ब्रांच में वो पढ़ते हैं। मान लीजिए ये इंफॉर्मेशन मैंने मेंटेन करी। अब कॉलेज के अंदर हॉस्टल भी है, एक यूज केस लेके चल रहे हैं, इस तरह के हजारों सिचुएशन हो सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए एक हॉस्टल टेबल है कोई, ठीक है, और इस हॉस्टल टेबल में स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन रखा हुआ है, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ते हैं उनमें से कुछ बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे, बिल्कुल जरूरी नहीं है सारे रहते हो, लेकिन कुछ ना कुछ रहते होंगे। और ये जो हॉस्टल है, मान लीजिए इसमें आउटसाइडर भी अलाउड है, फॉर एग्जाम्पल ऐसा मान लेते हैं। तो इस हॉस्टल में हमारा स्टूडेंट रहते हैं, तो उन स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन होगी, जैसे उनका रूम नंबर हो सकता है, किस रूम में वो रहते हैं, रूम का टाइप हो सकता है, जैसे हमारा इंडिविजुअल रूम है या शेयरिंग रूम है या एसी वाला है, या जो भी आपका टाइप हो सकता है। और यहाँ पे मान लीजिए एक इंफॉर्मेशन है आरएल नंबर। आरएल नंबर मतलब रोल नंबर, स्टूडेंट का रोल नंबर कॉलेज में क्या है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन, रोल नंबर मान लीजिए 5 है, और यहाँ पर आपका जो नेम है मान लीजिए सोनू है, और ब्रांच मान लो उसकी सीएस है। अब ये स्टूडेंट हॉस्टल में रहता है, और हॉस्टल के अंदर इसका रूम नंबर मान लीजिए 201 है, और ये शेयरिंग रूम में रहता है, इसके साथ और भी लोग रहते होंगे, और इसका जो रोल नंबर है वो 5 है, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा स्टूडेंट भी है जिसका कॉलेज में डिटेल है, और यहाँ पे लिखा है हमने, यहाँ पर मान लीजिए 7 कर दो, नेम मोनू कर दो, ब्रांच मान लो आईटी कर दो, कुछ भी लिख दो हमें, और रूम नंबर मान लो इसका 205 है, और ये इंडिविजुअल रूम में रहता है, और रोल नंबर इसका 7 है। तो अगर आप यहाँ ध्यान से देखें तो इस टेबल में रोल नंबर कॉलम है, और इस टेबल में आरएल नंबर कॉलम है। ये दोनों कंपैटिबल है वैल्यू वाइज। जो वैल्यूज हम यहाँ पर हैं उन वैल्यूज को हम यहाँ पर मानकर चल रहे हैं। अब यहाँ पर एक ऐसा रिकॉर्ड भी हो सकता है जिसका रोल नंबर 8 है, नेम मान लो चिंटू है, ब्रांच मान लो उसकी सीएस है। अब ये हॉस्टल में नहीं रहता, ये अपना कहीं बाहर रहता होगा, ये हॉस्टल में नहीं पढ़ता, लेकिन हॉस्टल में एक ऐसा बंदा पढ़ता है जिसका मान लीजिए जो रोल नंबर है वो 9 है, और टाइप यहाँ पर मान लो शेयरिंग है, और रूम नंबर मान लीजिए यहाँ पर मैंने कर दिया 108। और ये जो स्टूडेंट है, इस स्टूडेंट का डेटा मान लीजिए कॉलेज में नहीं है, तो किसी भी तरह से ये सोर्स लगाकर गलत तरीके से हॉस्टल में एडमिशन ले चुका है, क्योंकि फीस कम है हॉस्टल की, इसलिए प्राइवेट हॉस्टल की जगह कॉलेज का हॉस्टल ये ले चुका, और इसका रोल नंबर यहाँ 9 हो गया, लेकिन एस रोल नंबर का कोई भी डेटा कॉलेज में नहीं है। तो ऐसा केस हमने बनाकर चला। तो अब मैं क्या चाहता हूं, अब मैं ये चाहता हूं
कि इन दोनों टेबल को कंबाइन करके एक रिजल्ट दिखाया जाए। मैं चाहता हूं कि एक रिजल्ट बनकर आए, उस रिजल्ट में हमारे इस टेबल के कॉलम भी आए और इस वाली टेबल के कॉलम भी आए। फाइन, कुछ नेटवर्क इशू हो गया था। तो दो टेबल मेरे पास हैं, उन दो टेबल का डेटा कंबाइन करके मैं यूज करना था। तो पहले ये बना लेते हैं, जितना मैंने आपको समझाया पहले इतना बना लेते हैं, क्योंकि चीजें थोड़ी सी लेंदी है ना, कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेंदी है थोड़ी सी। ठीक है, हमें कंसंट्रेशन रखना है, पेशेंस रखना है ना। तो टेबल बना लेते हैं, मान लीजिए इस तरह की, क्रिएट टेबल कॉलेज, और इसमें रोल नंबर बना दिया। अब अच्छा, एक बात बतानी तो भूल ही गए, जब तक वो बात नहीं होगी तब तक काम चलेगा नहीं। जब आप दो टेबल की बात कर रहे थे, एक कॉलेज टेबल की और एक हॉस्टल टेबल की, तो इन दो टेबल में आप किसी एक टेबल को क्या मानेंगे, लेफ्ट टेबल मानेंगे, किसी एक को राइट टेबल मानेंगे। ठीक है, किसको मानते हैं वो आप अपने ब्रेन में रख लीजिए। उसके बाद जब क्वेरी लिखेंगे उसके बाद जब क्वेरी लिखेंगे तो क्वेरी में इस बात का यूज करेंगे। तो मैं कॉलेज टेबल को लेफ्ट टेबल या पेरेंट टेबल मान लेता हूं। ठीक है, चलिए, तो ये मैं लेफ्ट टेबल या पेरेंट टेबल इसको मैं मान लेता हूं, और जो हॉस्टल टेबल है इसको मैं बोलूंगा चाइल्ड टेबल या राइट टेबल। ठीक है, ये आपका रोल नंबर हो गया, ये आपका नेम हो गया, ये आपकी ब्रांच हो गई, ये आपका रूम नंबर हो गया, ये आपका टाइप हो गया, रूम का टाइप हो गया, और ये आपका आरएल नंबर हो गया। ठीक है, अब ये कॉलम जो आपकी चाइल्ड टेबल बन रही है या राइट टेबल बन रही है, ये रेफर करेगा इस वाले कॉलम के लिए कि भाई ये टेबल में ये जो वैल्यूज हैं यहाँ पर, ये किसके कंपैटिबल हम देखना चाहते हैं, इस वाली टेबल के रोल नंबर कॉलम के कंपैटिबल हम देखना चाहते हैं। तो जब कोई टेबल का कॉलम किसी दूसरी टेबल को रेफर करना चाहता है, दूसरी टेबल को रेफर करना चाहता है, तो ऐसा करने के लिए कॉन्सेप्ट हमारा यूज होता है, एक कॉन्सेप्ट है इसका फॉरेन की। ठीक है, तो फॉरेन की का कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम एसक्यूएल ज्वाइन के कॉन्सेप्ट का स्टैंडर्ड देखें तो एसक्यूएल ज्वाइन में ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है कि आपको फॉरेन की बनानी ही पड़ेगी। तो मैं आपको बिना फॉरेन की के ज्वाइन सिखा रहा हूँ। ठीक है, फॉरेन की मैं आपको अलग एक यूज केस बनाकर सिखाऊंगा, तो अभी कोई फॉरेन की मैं आपको नहीं बना रहा। बहुत से ऑथर जो एसक्यूएल के बारे में लिखते हैं वो ज्यादा बार ज्वाइंस को फॉरेन की के साथ समझाते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड कहता है कोई फॉरेन की जरूरत नहीं है। तो मैं कोई फॉरेन की भी आपकी नहीं बना रहा। ठीक, चलिए, तो क्रिएट टेबल कॉलेज रोल नंबर इंटीजर टाइप का कर दिया, और मान लो मैंने इसको यहाँ बना दी प्राइमरी। तो ये कल किसी ने पूछा भी था, तो हम ये भी बना सकते हैं, वो भी बना सकते हैं। उसके बाद नेम दे दिया, 20 कैरेक्टर्स का,
और यहाँ पर मान लीजिए मैंने ब्रांच दे दी varchar 20 कैरेक्टर। ये पहली टेबल बनकर तैयार हो गई। पहली टेबल में कुछ रिकॉर्ड इंसर्ट कर देते हैं। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, वैल्यूज, रोल नंबर। मान लीजिए मैंने कर दिया यहाँ पर 1 रोल नंबर कर दिया आसानी के लिए। नेम मान लीजिए सोनू कर दिया और ब्रांच मान लीजिए इसकी CS कर दी। दूसरा रिकॉर्ड इंसर्ट करा, रोल नंबर 2 कर दिया, नेम मान लो इसका मोनू कर दिया, मान लीजिए ये EC ब्रांच का। रोल नंबर 3 कर दिया, मान लो इसका नाम सोनू मोनू चिंटू कर दो, और ये मान लो EC ब्रांच का। अगर मैं देखूं तो यहाँ पर ये रिकॉर्ड है सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अब एक टेबल बनानी है हॉस्टल टेबल, उस हॉस्टल टेबल में भी कुछ हमारे रिकॉर्ड्स रहेंगे। बनाते हैं, मैंने बनाया यहाँ पर क्रिएट टेबल हॉस्टल, और इसके अंदर एक बनाया रूम नंबर नाम का कॉलम, और ये इंटीजर कर दिया, और एक बना दिया रूम टाइप कॉलम, और ये varchar बना दिया मैंने, और एक बना दिया RL। ठीक है, RL मतलब रोल नंबर, और ये इंटीजर टाइप का मैंने यहाँ पर बना दिया। ठीक है, अब आप चाहो तो यहाँ पर इसको प्राइमरी की बनाओ, और आप चाहो तो इसको प्राइमरी की ना बनाओ, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ पर बना दिया ताकि रिकॉर्ड हमारा इंसर्ट नहीं हो डुप्लीकेट। अब इसमें कुछ रिकॉर्ड में इंसर्ट करता हूँ। यहाँ लिखा मैंने इंसर्ट इनटू हॉस्टल वैल्यूज, रूम नंबर मान लीजिए 201 कर दिया, रूम का टाइप मान लीजिए मैंने कर दिया शेयरिंग, किसके लिए, जिसका रोल नंबर 1 है उसके लिए। ठीक है, रोल नंबर 2 वाले के लिए मान लीजिए मैंने कर दिया इंडिविजुअल रूम, और रूम नंबर 202 है। एक ऐसा रिकॉर्ड इंसर्ट करा जिसका रोल नंबर है 5, जो हमारा कॉलेज में नहीं है शेयरिंग, और यहाँ पर इसका रोल नंबर कर दिया मान लीजिए मैंने 30। अब यहाँ पर अगर मैं सेलेक्ट एस्ट्रिक फिर से करता हूँ, ये देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम कॉलेज, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं उसको समझिए। मैं मान के चल रहा हूं कि ये जो टेबल है इसको मैं मेन टेबल या पेरेंट टेबल या लेफ्ट टेबल कंसीडर करूंगा, और इस वाली टेबल को मैं चाइल्ड टेबल या राइट टेबल कंसीडर करूंगा। अब जो हमारा एसक्यूएल ज्वाइंस हैं ये 4 तरह के होते हैं। सबसे पहले हमारा आता है इनर ज्वाइन, उसके बाद आता है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। तो कुछ लोग इसे लेफ्ट आउटर ज्वाइन भी कहते हैं, तो आउटर वर्ड आप लगाएं या ना लगाएं एक ही बात है, लेफ्ट ज्वाइन। फिर आता है आपका राइट ज्वाइन, और एक आता है आपका फुल ज्वाइन। 4 तरह के आपके यहाँ पर ज्वाइन हो गए, इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ज्वाइन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इनर ज्वाइन। इनर ज्वाइन हमारा क्या कहता है, 2 टेबल में
दो कॉलम के बेस पर जो कॉमन रिकॉर्ड्स होंगे उनको फैच करके लाया जाएगा। फिर सुनेंगे इनर ज्वाइन क्या कहता है। दो टेबल्स में जो कॉलम्स हैं जो एक दूसरे के साथ कंपैटिबल हैं, जैसे रोल और आरएल, इन दोनों में जहां जहां पर वैल्यूज सेम है, जैसे यहां पर ये सेम है, यहां पर और यहां पर ये सेम है, तो इन दोनों वैल्यूज में जो रिकॉर्ड्स हैं उनको ज्वाइन कर दिया जाएगा। यानी कि ये वाला रिकॉर्ड आएगा प्लस ये वाला रिकॉर्ड आएगा और एक नई टेबल बनेगी, उसमें 6 कॉलम आएंगे, 1 2 3। पहले मेन टेबल के 1 2 3 4 5 6। कैसे लिखेंगे, क्वेरी कैसे लिखेंगे उसको समझते हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम। अब आप यहां पर डिसाइड करेंगे कि किसको लेफ्ट टेबल और किसको राइट टेबल बना रहे हैं। तो क्वेरी में जो सबसे पहले टेबल मेंशन करोगे उसको लेफ्ट टेबल माना जाएगा। तो मैंने कॉलेज को कंसीडर कर लिया। सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट फ्रॉम कॉलेज, इनर ज्वाइन उसके बाद राइट टेबल का नाम। तो राइट टेबल कौन है मेरी, हॉस्टल। तो देखो ये आपका इनर ज्वाइन कीवर्ड हो गया, अलग दो कीवर्ड है, इनर अलग और ज्वाइन अलग। ठीक है, इसके लेफ्ट में जो टेबल का नाम लिखा जाता है वो लेफ्ट टेबल कहलाता है। इसके राइट में जो टेबल का नाम लिखा जाता है उसे राइट टेबल या चाइल्ड टेबल कहा जाता है। अब आप हॉस्टल को यहां रख दो, कॉलेज को यहां रख दो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो सेलेक्ट एस्ट्रिक्ट, एस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है, एस्ट्रिक्ट का मतलब है सारे कॉलम सेलेक्ट करना चाहते हैं। किस टेबल के, लेफ्ट टेबल के सारे कॉलम और राइट टेबल के सारे कॉलम। तो ये एस्ट्रिक्ट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एस्ट्रिक्ट है ये एस्ट्रिक्ट दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है, इस वाली टेबल के सारे कॉलम और इस वाली टेबल के भी सारे कॉलम। यानी कि 6 के 6 कॉलम सेलेक्ट होकर आ जाएंगे। लेकिन किस बेस पर आप कॉलम्स जो हमारे होंगे किस बेस पर सेलेक्ट करवाएंगे। तो यहां पर हमने लिखा ऑन जो कॉलेज टेबल है उसका रोल नंबर कॉलम और जो हॉस्टल टेबल है उसका आरएल कॉलम, इन दोनों के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे। तो लिखेंगे ऑन कॉलेज डॉट रोल इक्वल टू हॉस्टल डॉट आरएल। अब ये कमांड क्या करेगी, ये कमांड लेफ्ट टेबल और राइट टेबल इनके सारे कॉलम्स को सेलेक्ट करेगी। यानी कि रोल, नेम, ब्रांच, रूम नंबर, रूम टाइप, आरएल, 6 कॉलम रिजल्ट में आएंगे। अब उन 6 कॉलम में रिकॉर्ड्स कौन से आएंगे, यहां पर 3 रिकॉर्ड्स हैं, यहां पर 3 रिकॉर्ड्स हैं। वो रिकॉर्ड्स आएंगे जो इन कॉलम में बराबर है। जहां पर कॉलेज टेबल का रोल नंबर बराबर है हॉस्टल टेबल के आरएल कॉलम से, तो एक तो ये रिकॉर्ड आएगा, ये वाला और ये वाला। यानी कि ये रिकॉर्ड उसी के साइड में राइट में ये वाला रिकॉर्ड लिख जाएगा, ये रिकॉर्ड आएगा और उसी के राइट में ये रिकॉर्ड लिख जाएगा। बस रोल आ गया, नेम आ गया, ब्रांच आ गया, ये हमारा कॉलेज टेबल के सारे कॉलम आ गए। फिर रूम नंबर आ गया, रूम टाइप आ गया, आरएल आ गया, ये हमारा राइट टेबल के सारे कॉलम आ गए। रिकॉर्ड्स कौन कौन से आएंगे अब, तो आपने इनर ज्वाइन किस पे लगाया है, कॉलेज टेबल के रोल कॉलम को लेकर और हॉस्टल टेबल के आरएल कॉलम को लेकर, और क्या लगाया है, इक्वल टू, जहां पर ये दोनों वैल्यू कैसी हो, इक्वल टू। अगर मैं नॉट इक्वल टू लगा दूं तो जहां बराबर नहीं है वो आ जाएंगे। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से यहाँ पर हमने सबसे बेसिक इनर ज्वाइन को देखा है। बहुत सारे इसमें बातें हैं करने के लिए। सबसे पहली बात करने को यह है कि सर ये 6 कॉलम आए हैं यहाँ पर, इन 6 कॉलम का ऑर्डर वही होगा जो हमारा इन टेबल्स में
ऑर्डर है। मैं ऐसा नहीं कर सकता पहले रोल नंबर आए, फिर RL आए, फिर नेम आए, फिर रूम नंबर आए, फिर ब्रांच आए, फिर रूम टाइप, ऐसा नहीं हो सकता। कॉलम्स का ऑर्डर मैं अपना देना चाहूं तो नहीं दे सकता। हमने कहा दे सकते। अब थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, समझने में नहीं लिखने में। समझने में तो आसान है, लिखने में मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि अब जो आप करने जा रहे हो उसमें पहली बार में गलती होगी, लेकिन आपको समझ में आ जाता है कि हम जो करने जा रहे हैं वो गलती होगा। तो आपने लिखा है यहाँ पर सेलेक्ट रोल कॉमा, फिर लिखा आपने RL। जब आप यहां पर रोल नंबर कॉलम को रेफर कर रहे थे तो आपने टेबल के नेम के साथ रेफर करा। जब आप RL कॉलम को रेफर कर रहे थे तो आपने टेबल के नेम के साथ रेफर करा। यानी कि जब भी आप ऐसी क्वेरी लिखते हैं जिसमें एक से ज्यादा टेबल का कॉम्बिनेशन है, तो हमेशा जब भी कॉलम बताए जाते हैं तो बताना पड़ता है क्वेरी में कि वो कॉलम किस टेबल का पार्ट होगा। अभी तक आप क्या कर रहे थे, अभी तक आप जो क्वेरी चलाते थे उसमें एक ही टेबल का यूज करते थे। जो भी आपने लिखा एक ही टेबल का आपने यूज करा, ठीक है। तो उसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है कि वो कॉलम कहां से आएगा, उसी टेबल से आएगा। जो मैं सेलेक्ट में टेबल का नाम लिखूंगा उसी में मिलेगा वो कॉलम, और कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन इस बार दो दो टेबल है, लेफ्ट टेबल और राइट टेबल। बताना पड़ेगा कि कौन सा कॉलम किस टेबल से बिलोंग करता है। अभी तक आप एस्टेरिक लगा रहे थे, बचे हुए थे, लेकिन यहां पर आपको बताना पड़ गया। अब आप कह रहे हो नहीं मैं एक एक कॉलम लेकर आऊंगा, तो एक एक कॉलम बताना पड़ेगा कहां मिलेगा। रोल नंबर कॉलम कहां मिलेगा, हमने कहा कॉलेज टेबल मिलेगा, कॉलेज डॉट रोल नंबर। RL कहां मिलेगा, हमने कहा दूसरी टेबल है हॉस्टल, यहां मिलेगा हॉस्टल डॉट RL, कॉमा लगाकर। अब बताओ क्या चाहिए। अब मन में आएगा एस्ट्रिक ही सही था, लेकिन सीखना भी है हमारे लिए। अब मुझे नेम चाहिए, नेम कहां मिलेगा, कॉलेज के अंदर नेम कॉलम मिलेगा। जरूरी है सारे लाने, ने जरूरी नहीं है सारे लाने, इतना ही ले आओ बस, इतने से काम हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो आपको रोल नंबर क्यों दिखा रहे हो, जब रोल नंबर आ ही गया तो मत दिखाओ। कॉलेज का रोल नंबर दिखा दो, ठीक है, कॉलेज का नेम दिखा दो, ब्रांच की जरूरत नहीं है मुझे, कॉमा लगाकर हॉस्टल डॉट रूम नंबर दिखा दो, बस इतने से काम हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकते। तो जो जो कॉलम मांगे वो कॉलम आपको दे दिएगा। और आप सोचे सर ये ना लिखे तो एरर आ जाएगी, मत लिखो। देखो मान लो मैंने नहीं बताया कि कौन कहाँ है, बस ऐसे ही लिखकर छोड़ दिया कि भाई ये ले आओ वो ले आओ, और देखते हैं क्या होता है। यहां पर अभी भी चल गया। चलो, सिचुएशन हमारी बस जब हो जाएगी जब दो टेबल में कॉलम के नाम आपके सेम हो जाएंगे। अभी चलो ये क्वेरी ने अपने आप देख लिया कि रोल नंबर कॉलम, हमारा नेम कॉलम, रूम नंबर, ये कहीं भी एम्बिग्युइटी नहीं आ रही है। बट अगेन माई एसक्यूएल में ये चल गया है, नॉट श्योर कि हर डेटाबेस में इस तरह से चला दिया जाएगा। और माई एसक्यूएल में भी ये फेल हो जाएगा कब, जब दोनों टेबल में सेम नेम के कॉलम आएंगे, तो वो कंफ्यूज हो जाएगा कि फिर कौन सा वाला है। तो इसीलिए कॉलेज यानी टेबल का नाम डॉट हमेशा हमें लगाना चाहिए, ये स्टैंडर्ड है। ये चल गया है क्योंकि हमारा जो दोनों टेबल है उसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं आ रही है। अगर कहीं पर एम्बिग्युइटी आएगी तो ये हमारा फेल हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो अब मान लीजिए कुछ और इसमें अगर मैं करना चाहूं तो मैं स्टैंडर्ड सिंटैक्स ही फॉलो कर रहा हूं, ये वाला, यही हमें सीखना है, ठीक है। तो बाई लक ये हमारा चल गया क्योंकि कोई एम्बिग्युइटी नहीं थी। तो अब यहां पर हमने क्या करना है, यहां पर हमने एक चीज और नई इंट्रोड्यूस करनी है। इस पूरी क्वेरी में आप कॉलेज टेबल को 1 2 3 4 बार रेफर कर रहे हैं, और हॉस्टल टेबल को 1 2 बार रेफर कर रहे हैं। तो आप जिस तरह से कॉलम की अलाइसिंग करते हैं उसी तरह से टेबल की भी अलाइसिंग कर सकते हैं। कैसे करोगे, तो मैंने यहां पर जब लिखा सेलेक्ट कॉलेज डॉट रोल नंबर, तो कॉलेज एक टेबल का नाम है, तो मैंने टेबल का नाम मान लो CLG मान लिया, अपने मन से मान लिया CLG, और मैं आगे बताऊंगा कि मैंने
कॉलेज टेबल की अलाइसिंग CLG नाम से करिए। तो जहां जहां पर कॉलेज लिखोगे वहां वहां पर CLG लिख सकते हो। इससे क्वारी थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, आपको थोड़ी आसानी होगी। और जहां जहां हॉस्टल है वहां वहां पर मैंने मान लो HTL कर दिया। अब ये बात कहां बताओगे, जब आप लिखते हो लेफ्ट टेबल का नाम और राइट टेबल का नाम वहां बताओगे। लेफ्ट टेबल का नाम एज CL और राइट टेबल को आपने कैसे लिया है, राइट टेबल को लिया है एज HTL, एज HTL। अब पूरी क्वेरी में कॉलेज टेबल CLG नाम से जानी जाएगी और हॉस्टल टेबल HTL नाम से जानी जाएगी। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, हम टेबल की नेम की अलाइसिंग कर सकते हैं जिससे कि वो टेबल बार बार जो रेफर हो रही थी वो हमारा शॉर्ट वे में रेफर हो जाए। ठीक है, तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट होता है ये इनर ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है। ठीक, चलिए अब दूसरा ज्वाइन क्या है उसकी बात करते हैं। दूसरा है लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन क्या कहता है, मैं इनर ज्वाइन प्लस जो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स हैं लेफ्ट टेबल में उन सबको दिखाऊंगा। तो अगर मैं लिखूं यहां पर, मान लीजिए सेलेक्ट, यही चीज मैंने लिख दी और यहां पर इनर की जगह लिख दिया लेफ्ट ज्वाइन, क्या डिफरेंस आएगा आउटपुट में, इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट टेबल में जो बचे हुए रिकॉर्ड्स हैं वो भी आ जाएंगे। तो इतना तो आएगा ही आएगा। अब बचा कौन, लेफ्ट टेबल में कौन बचा, लेफ्ट मतलब कॉलेज टेबल में कौन सा रिकॉर्ड बचा है या कितने रिकॉर्ड और बच गए लेफ्ट टेबल में। तो लेफ्ट टेबल में हमने कहा एक चिंटू बच गया, तो चिंटू को भी ले आओ। तो जब चिंटू आएगा तो उसका रोल नंबर आ गया, नेम आ गया, ब्रांच आ गया, लेकिन आपने क्या क्या मांगा है, आपने रोल मांगा है, नेम मांगा है, दोनों आ गए, ब्रांच मांगा ही नहीं। अब रूम नंबर कैसे आएगा, क्योंकि रूम नंबर तो है ही नहीं, इसका रूम नंबर तो है ही नहीं, क्योंकि जो हमारा चिंटू वाला रिकॉर्ड है वो इस हॉस्टल टेबल में तो एग्जिस्ट करता ही नहीं है। तो क्या आएगा यहां पर लिखकर, नन या नल। जो इनर ज्वाइन था वो प्लस रिमेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट टेबल, और जहां पर हमारा ज्वाइन नहीं बना है उस कॉलम के लिए, उन सारे कॉलम्स के लिए क्या आ जाएगा, नल। जैसे अगर मैं यहां पर आसान कर दूं, मैं यहां लिख दूं सेलेक्ट एस्ट्रिक, जहां जहां पर रिकॉर्ड अवेलेबल है वहां पर आ गया, और जिन जिन कॉलम के लिए इस रिकॉर्ड में डेटा अवेलेबल नहीं है वहां पर क्या आ जाएगा, नल। तो जो लेफ्ट ज्वाइन है मेरा वो क्या कह रहा है, लेफ्ट ज्वाइन इज इक्वल टू इनर ज्वाइन प्लस रिमेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ लेफ्ट टेबल। अरे हॉस्टल को अगर आप मेन टेबल बना दोगे तो इन तीनों के लिए नल नहीं आ जाएगा, इन तीनों में नल नहीं आएगा भाई, रोल नंबर, नेम और ब्रांच, ये हॉस्टल में, ये उसमें कहाँ है फिर, अब भाई कहीं ना कहीं तो एक आएगा ही, ऐसी बात कर रहे हो यार। चलो, तो अब ये हो गया हमारा लेफ्ट ज्वाइन। अब आएगा आपका राइट ज्वाइन। अब राइट ज्वाइन पढ़ोगे तो राइट ज्वाइन क्या कहता है, मैं इनर ज्वाइन, सेंस लगाओ, आपको पता है इनर ज्वाइन प्लस, प्लस बताओ कौन बताना चाहेगा सेंस लगा के, प्लस में क्या आएगा, लिख कर दिखाओ चैट में। राइट ज्वाइन इक्वल टू इनर ज्वाइन प्लस, क्या लिख दूं यहां पर कि रिजल्ट बनकर तैयार हो जाए, एग्जैक्टली exactly, ठीक है।
रिमेनिंग रिकॉर्ड्स ऑफ राइट टेबल। ठीक, इस तरह से हम कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो आप किस कॉलम पे ज्वाइन लगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं नल आएगा नहीं आएगा ना। कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए क्या है। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम ये, और यहाँ पर लेफ्ट की जगह मैंने लगा दिया राइट। तो देखो ये कॉमन रिकॉर्ड थे, आ गए, और जो हमारा कॉमन रिकॉर्ड नहीं थे वो हमारे सारे यहाँ पर राइट वाले में आ। तो रिमेनिंग रिकॉर्ड्स राइट के ये थे, और इनके लिए लेफ्ट टेबल में डेटा अवेलेबल नहीं है, तो वहां पर क्या आ गया आपका नल आ गया। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं आपको चौथा ज्वाइन ना पढ़ाऊं तो कॉन्सेप्चुअली तो आप उसे जानते हैं, लेकिन उसका कोड इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर डेटाबेस में चौथा ज्वाइन नहीं होता। जैसे माई एसक्यूएल में ही नहीं होता, ऑरेकल में शायद होता है ना। तो चौथा ज्वाइन है, उसका नाम है फुल ज्वाइन। अब फुल ज्वाइन का बताओ क्या सेंस आपको लगता है, क्या मतलब होना चाहिए। मान लीजिए आपको 3 ज्वाइन पढ़ाए गए, और ये अनसीन पैसेज वाला, जैसे हम कभी इंग्लिश वगैरह में पढ़ते थे, अब आपको बताना है फुल ज्वाइन का मतलब क्या होगा। मुझे पता है इनर ज्वाइन क्या होता है, मुझे पता है लेफ्ट ज्वाइन क्या होता है, मुझे पता है राइट ज्वाइन क्या होता है, और मुझसे कहा गया बताओ फुल ज्वाइन किसे कहते हैं, क्या होगा फुल ज्वाइन। ठीक है, तो इसका आप क्या कह सकते हैं, फुल ज्वाइन का मतलब हो गया कि जो हमारा इनर ज्वाइन वाला पार्ट था वो भी आएगा, प्लस जो आपने लेफ्ट ज्वाइन में देखा था वो भी आएगा, प्लस राइट टेबल का रिमेनिंग डेटा भी आएगा। यानी कि इनर ज्वाइन प्लस लेफ्ट टेबल का रिमेनिंग डेटा प्लस राइट टेबल का रिमेनिंग डेटा सब आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं बचेगा इसमें। ठीक है, अब समस्या क्या है, समस्या यह है कि हमारा माई एसक्यूएल में फुल ज्वाइन नहीं होता। अगर आप करने की कोशिश करोगे तो ये मना कर देगा। तो अगर मैं यहाँ पर राइट की जगह लिख दूं फुल, तो ये शायद नहीं चलता, क्योंकि अभी तक तो ये नहीं चलता था। अब इस वर्जन में आ गया हो तो कह नहीं सकते, क्योंकि आना पड़ेगा, आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों आ ही जाएगा, बट अभी तक नहीं था, अभी भी नहीं है, फुल ज्वाइन नहीं चलता। क्या करें, ये तो समस्या हो गई। इसका समाधान, समाधान इसका अल्टरनेट निकाला गया, क्या है, आप लेफ्ट ज्वाइन निकालिए। हमने कर लो भाई। अब ये जो क्वेरी है ये लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी है, सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम दिस एंड दिस एंड दिस, ये लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी है। इस लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी के बाद टर्मिनेट मत करिए, और थोड़ा सा स्पेस देकर, कितना स्पेस देना है, सिंगल स्पेस देना जरूरी है। ठीक है, बाकी कितना भी तो फर्क नहीं पड़ता। क्या लिख दीजिए, राइट ज्वाइन की क्वेरी लिख दीजिए। तो ये लिख दी मैंने राइट ज्वाइन की क्वेरी। तो अब लेफ्ट ज्वाइन की क्वेरी और राइट ज्वाइन की क्वेरी का जो रिजल्ट आएगा, उन दोनों को मैंने क्या कर दिया, कंबाइन कर दिया। तो दो क्वेरी को अगर आप कंबाइन करके रिजल्ट में दिखाना चाहते हैं, तो उनके बीच में एक कीवर्ड यूज होता है माई एसक्यूएल में, जिसका नाम है यूनियन। तो मैं लिख देता हूं यूनियन, सब आ गया, इनर ज्वाइन वाला भी आ गया, आउटर ज्वाइन, ये बनकर आपका तैयार हो गया एसक्यूएल। ठीक है, चलिए, तो ये हमारा ज्वाइन वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे कहा जा सकता है, और मैंने कहीं कोई फॉरेन की का कॉन्सेप्ट यूज नहीं किया है। ज्वाइन के लिए कोई फॉरेन की जरूरत नहीं होती। अब ये जो आपने ज्वाइन लिखा है, आपने देखा कि ज्वाइन में हमारा यहाँ पर जो रिजल्ट आ रहा है, वो रिजल्ट हमारा इस तरह से आ रहा, बट क्वेरी की थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी देखो, हमें बहुत ज्यादा बातें लिखनी पड़ रही हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम अपनी क्वेरी को, या क्वेरी से जो रिजल्ट बनाए उसको कहीं पर सेव कर दें, ताकि मुझे वो क्वेरी बार बार ना लिखनी पड़े। तो आंसर आया यस, आप ऐसा कर सकते हैं। तो डेटाबेस के अंदर अगर आप अपनी
क्वेरी को कहीं रखना चाहते हैं सो डैट उस क्वेरी को आप बार बार जब रन कराएं तो पूरी क्वेरी ना लिखनी पड़े, तो ऐसा करने के लिए दो चीजें आपको दी गई हैं, एक हमें पढ़नी और एक हमें नहीं पढ़ना। ठीक है, वो आप अपने लेवल पे पढ़ लेना। जो दिया गया है उसका नाम है व्यू। हम व्यू का यूज कर सकते हैं क्वेरी को स्टोर करने के लिए, या क्वेरी से जो रिजल्ट बना है उस रिजल्ट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, और दूसरा होता है प्रोसीजर। तो जो प्रोसीजर आप कभी पढ़ेंगे अपनी लाइफ में, उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम पूरा बिजनेस लॉजिक लिख सकते हैं प्रोसीजर के अंदर। उसमें लूप लगा सकते हो, इफ एल्स लगा सकते हो, उसमें इन आउट पैरामीटर होते हैं आपके, उसमें वेरिएबल्स भी आप यूज कर सकते हो। बहुत सारी चीजें जो आप उसमें कर सकते हो, अलग ही एक पूरा कॉन्सेप्ट है अलग, उसमें 4-6 दिन लगेंगे। बहरहाल वो हमें नहीं करना। ठीक है, हमारा काम है कि इस क्वेरी से जो रिजल्ट बना है इस रिजल्ट को कहीं संभाल कर रख लिया जाए, जिससे कि दोबारा जब ये रिजल्ट चाहिए हो तो आसानी से हम रिजल्ट को गेट कर। तो ऐसा करने के लिए हम व्यू को पढ़ने जा रहे हैं। अब देखो क्या करेंगे। मैंने लिखा है यहां पर, ये पूरी क्वेरी लिखी और इस क्वेरी से पहले लिख दिया क्रिएट व्यू और व्यू का नेम। तो व्यू इज लाइक ए वर्चुअल टेबल, मतलब एग्जिस्ट नहीं करती वो टेबल जो आपने व्यू के अंदर आगे लिखा है, व्यू के आगे जो क्वेरी लिखी है उस क्वेरी को ही कैश कर लिया जाता है ना। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट व्यू, व्यू का नेम क्या नाम देना चाहते हो, कुछ भी दे दो जो आप देना चाहते हो। मान लो मैंने इसका नाम दे दिया फॉर एग्जाम्पल बी अंडरस्कोर फुल, ये फुल ज्वाइन का व्यू है हमारा। तो मेरा ये व्यू बनकर तैयार हो गया। इफ एल्स कंडीशन प्रोसीजर में लिख सकते हो, प्रोसीजर के साथ, है ना। तो माई एसक्यूएल में प्रोसीजर होते हैं, ऑरेकल में प्रोसीजर भी होता है, फंक्शन भी होता है। यानी कि जो फंक्शन आप पढ़ते हो वो प्रोसीजर, फंक्शन, ऑरेकल में दोनों चीजें होते हैं बिजनेस लॉजिक लिखने के लिए। तो अलग थोड़ा डोमेन हो जाएगा, बहुत ज्यादा डेटाबेस स्पेसिफिक हो जाएंगे। हम लोग पाइथन डेवलपर है ना, तो हमें जितना आना चाहिए हमने उससे बहुत ज्यादा पढ़ लिया है। आंसर इज यस, हम डेटाबेस में भी इफ एल्स लूप ये सब यूज कर सकते हैं, बट प्रोसीजर फंक्शन जैसे टॉपिक के साथ। फिलहाल यहाँ देखो, क्रिएट व्यू और व्यू का नेम, और ये व्यू किस बात के लिए बनेगा, इस क्वेरी से जो रिजल्ट बनेगा उस रिजल्ट के लिए व्यू मेरा बनकर तैयार हो जाएगा। एंटर करके देखते हैं सब कुछ सही है, कहाँ एरर आई देखो। क्रिएट व्यू, व्यू का नेम, देखते हैं एक बार सिंटैक्स। एज कीवर्ड में सब। अब इतनी बड़ी लंबी चौड़ी क्वेरी का जो रिजल्ट था वो हमने एक बफर में, एक कैशे में रखवा लिया है। अब क्या करोगे, अब आप व्यू पे काम करो। आप लिखोगे सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम, क्या नाम था व्यू का, वी अंडरस्कोर। अब जब ये व्यू एग्जीक्यूट होगा सेलेक्ट कमांड के साथ, इसका मतलब है कि व्यू में जो जो रिजल्ट आया था उस रिजल्ट में सारे कॉलम और सारे रिकॉर्ड फैच करके ले आओ। इंटरनली हमारा ये जो व्यू के अंदर क्वेरी लिखी है यही एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, ऐसा नहीं है कि क्वेरी का हमारा एग्जीक्यूशन नहीं होगा, इंटरनली क्वेरी यही चलेगी हमारी। लेकिन इतना ना लिखकर आप इतना शॉर्ट लिख रहे हैं, अभी और इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। बार बार आपको इतना बड़ा ज्वाइन लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको कस्टमाइज भी कर सकता हूँ। एक बार ध्यान रखना, जब आप व्यू को कस्टमाइज करेंगे तो जो एक्चुअल आप डेटा मानेंगे वो इतना ही मानेंगे, इतने डेटा का ही व्यू बना है। इसी में से आपको क्या निकालना है, कोई रो अलग करनी है, वो आप अपना कर सकते हैं। तो आप यहां लिखना चाहते हैं अगर सेलेक्ट, मान लीजिए रोल फ्रॉम वी अंडरस्कोर फुल, ये भी चलेगा। आप लिखना चाहते हैं सेलेक्ट रोल कॉमा रूम नंबर फ्रॉम वी फुल, वेयर
कुछ और अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। वेयर RL इज इक्वल टू रोल। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने कोई भी क्वेरी सेलेक्ट चलाई और उस सेलेक्ट क्वेरी से एक रिजल्ट बनकर आया। ये जो रिजल्ट बनता है, इस रिजल्ट का व्यू क्रिएट होता है। इस पिक्चर को समझिए, आपने कहीं सेलेक्ट क्वेरी चलाई, उस सेलेक्ट क्वेरी से एक रिजल्ट सेट बना, उस रिजल्ट सेट को आप एक व्यू में रिप्रेजेंट करते हैं। अब जो यूजर है वो इस व्यू को इंटरेक्ट करेगा, तो इस व्यू को जब इंटरेक्ट करेगा तो वो इस वाले डेटा पर काम कर रहा है। अब ये डेटा एक टेबल का एक पार्ट हो सकता है, ये डेटा 3 टेबल से आया हो सकता है, 5 टेबल से आया हो सकता है, हमें अब वो उतना जानने की जरूरत नहीं है। व्यू क्या करेगा, मैं तो बस इसको देख रहा हूं, मैं इसी के लिए काम कर रहा हूं। ठीक है, पर ध्यान रखना, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूं कि इतना बन गया, बनता कुछ नहीं है, इंटरनली रेफरेंसिंग हो जाती है बस, कि जब व्यू चलेगा तो ये चीजें हमारी रेफर कर रहा होगा। अलग से कोई मेमोरी बफर अलोकेट नहीं होता व्यू के लिए, अलग से कोई भी बफर अलोकेट, मेमोरी बफर अलोकेट नहीं होता व्यू के लिए। तो इसलिए क्या बोलते हैं व्यू को, वर्चुअल टेबल। इसको बोलते हैं वर्चुअल टेबल, कि व्यू हमारा क्या है, एक वर्चुअल टेबल की तरह काम करता है। हाँ कह सकते हो, कह सकते हो। चलिए अब आगे चलते हैं, और 2 टॉपिक रह गए, एक प्रैक्टिकल टॉपिक है और एक थ्योरेटिकल है। ठीक है, प्रैक्टिकल टॉपिक फॉरेन की और थ्योरेटिकल टॉपिक इंडेक्स, है ना, क्योंकि इंडेक्स समझे जा सकते हैं, छोटे डेटा में उनका एग्जीक्यूशन मुझे लगता नहीं हम देख पाएंगे। इसका एग्जीक्यूशन टाइम ही 0 0 आ रहा है, इससे और क्या मिनिमाइज करोगे। चलो पहले बात करते हैं फॉरेन की कि क्या फॉरेन की का कॉन्सेप्ट है। तो मान लीजिए आपकी जो कॉलेज टेबल थी और ये आपकी हॉस्टल टेबल है। इस बार आप ये कह रहे हैं कि कॉलेज में अगर कुछ स्टूडेंट पढ़ते हैं जिनका रोल नंबर कुछ है, हॉस्टल में उन्हीं लोगों को एडमिशन मिलेगा जो कॉलेज में पढ़ते हैं, आउटसाइडर हॉस्टल में नहीं आना चाहिए। कैसे रोकोगे, आपको क्या बनाना है, 2 टेबल बनानी है, कॉलेज टेबल बनानी है, हॉस्टल टेबल बनानी है। इस बार कॉलेज टेबल में आप 1 रिकॉर्ड रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, 50 रखिए, 100 रिकॉर्ड रखिए। इन सारे रिकॉर्ड्स में से ही हॉस्टल में रिकॉर्ड आ सकते हैं। यानी कि अगर यहाँ 50 रिकॉर्ड हैं और यहाँ 20 रिकॉर्ड हैं, तो ये सबसेट होंगे कॉलेज टेबल के रिकॉर्ड पे। कोई भी ऐसा नहीं हो सकता जो नया हो। ठीक है, अगर नया हो तो एंट्री होनी ही नहीं चाहिए हॉस्टल टेबल में। तो अब कैसे हॉस्टल टेबल में एक ऐसे डेटा को एंटर होने से रोकोगे जो कॉलेज में नहीं पढ़ता है। तो उसके लिए अब हम कॉन्सेप्ट यूज करने जा रहे हैं फॉरेन की का। कैसे करेंगे वो देखो। तो ये रोल नंबर कॉलम हो गया, मान लो ये नेम कॉलम हो गया, ये ब्रांच हो गया, ये मान लो RL कॉलम हो गया आपका, ये मान लीजिए आपका रूम नंबर हो गया, रूम टाइप हो गया, मान लीजिए ऐसे मैंने बना दिया। तो अब हम क्या चाहते हैं, अब हम चाहते हैं कि हॉस्टल टेबल में जो भी रिकॉर्ड आएगा उस रिकॉर्ड को मैच करेंगे कहां पर, कॉलेज टेबल में। तो कॉलेज टेबल में पूरा मैच करोगे कि इसका नाम, इसकी ब्रांच, सब कुछ सेम होनी तुमने करना, नहीं, सिर्फ इस कॉलम की वैल्यू को मैच करेंगे कि रोल नंबर जो यहां पर है, ये रोल नंबर इस कॉलम में कहीं ना कहीं होना चाहिए, कहीं भी हो। तो ये जो RL कॉलम है ये किसको रेफर कर रहा है, इस टेबल के रोल कॉलम को रेफर हमारा कर रहा है। तो जब एक टेबल का कॉलम अपने अंदर उन्हीं वैल्यू को हमारा मैनेज करेगा जो ऑलरेडी किसी दूसरी टेबल के एक कॉलम में है, तो ऐसे कॉलम को फॉरेन की कॉलम बनाया जाता है। फिर सुन लीजिए, किसी भी टेबल में
हमारा कोई कॉलम है, इस कॉलम में मैं उन्हीं वैल्यूज को रखना चाहता हूं जो एक दूसरी टेबल के किसी कॉलम के अंदर एग्जिस्ट करती हो। जब भी यहां पर रिकॉर्ड इंसर्ट होने आएगा, पहले ये कॉलम इस टेबल के इस कॉलम के पास जाएगा, इससे पूछेगा कि जो वैल्यू अभी मेरे पास इंसर्ट होने आई है आपके पास है, ये बोलेगा हाँ है, तो ये इंसर्ट करेगा उस पूरी रिकॉर्ड के लिए, अदरवाइज ये मना कर देगा कि भाई ये इंसर्ट हमारी नहीं हो सकती। तो ऐसा कॉलम क्या बनाया जाएगा, फॉरेन की। फॉरेन माने बाहरी, है ना, जैसे होता है ना फॉरेन जा रहा है घूमने के लिए, बाहर जा रहा है घूमने के लिए, सेम कॉन्सेप्ट है फॉरेन की, है ना। अब ये फॉरेन की कॉलम जिस टेबल के कॉलम के साथ रेफरेंस बना रहा है, वो कॉलम उस टेबल में रूल है प्राइमरी की कॉलम होना चाहिए। खुद फॉरेन की कॉलम प्राइमरी की होगा नहीं होगा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, यानी खुद फॉरेन की कॉलम प्राइमरी की कॉलम होगा या नहीं होगा इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो जिस दूसरी टेबल के कॉलम को रेफर कर रहा है अपनी वैल्यूज को इंसर्ट होने देने के लिए या अदर ऑपरेशन होने देने के लिए, वो टेबल के उस कॉलम को प्राइमरी की होना जरूरी है। ठीक है, तो इसको पहले बनाते हैं, है ना, उसके बाद फिर मैं आपको ये करके दिखाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग और आसान भी हमारा लगता है। ठीक है, कॉलेज टेबल से डिलीट नहीं होने देगा, हॉस्टल से डिलीट करने देगा बिल्कुल, क्योंकि अगर कॉलेज टेबल से रिकॉर्ड वो डिलीट हो गया तो वो वहां एग्जिस्ट कर नहीं सकता। तो हॉस्टल टेबल से डिलीट हो जाएगा, लेकिन कॉलेज टेबल से वो रिकॉर्ड डिलीट नहीं करने देगा बिल्कुल। ठीक, तो चलो देखते हैं, समझते हैं क्या ये हमारा। यहां पर हमने लिखा क्रिएट टेबल, टेबल का नाम मान लीजिए मैंने CLG कर दिया। ठीक है, क्रिएट टेबल CLG, और इसमें 3 कॉलम बनाए, जल्दी से बना देते हैं कि आज ही आज हो ही जाएगा, बचा नहीं जाता कुछ। रोल नंबर, इंटीजर, प्राइमरी की, और नेम varchar 20। दो ही कॉलम बहुत है ना, इसी इतने से ही काम होता है। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम CLG, वैल्यूज, रोल नंबर 1, नेम मान लो A कर दिया, रोल नंबर 2 नेम B कर दिया, रोल नंबर 3 नेम C कर दिया। ठीक है, अब टेबल बनाई मैंने, क्रिएट टेबल, टेबल का नेम हॉस्टल मान लो HSTL बना दी, और इसमें 3 कॉलम बनाए। पहले कॉलम का नाम मान लो 2 ही कॉलम बना देते हैं, यहाँ एक RL नाम का कॉलम बना दिया जो कि इंटीजर टाइप का है, उसको मैंने प्राइमरी की नहीं बनाया, चाहूं तो बनाओ चाहूं तो नहीं बनाओ, इसको मैं फॉरेन की बनाऊंगा। ठीक है, कॉमा, यहाँ पर मान लीजिए मैंने रूम नाम का वेरिएबल दे दिया, रूम नंबर, कॉमा। अब मुझे यहाँ पर क्या बनाना है, फॉरेन की बनानी है। तो फॉरेन की कैसे बनती है, थोड़ा सा सिंटैक्स हमें देखना पड़ेगा, और वो सिंटैक्स डेटाबेस टू डेटाबेस वेरी भी करता है। तो माई एसक्यूएल में वो सिंटैक्स क्या है वो बता रहा हूँ, किसी और डेटाबेस में क्या होगा वो आपको देखना होगा। तो यहाँ लिखेंगे, मैं देख लेता हूँ, फॉरेन की फॉरेन स्पेस की
अपनी टेबल जो बना रहे हो अभी हॉस्टल, इस टेबल में किस कॉलम को बनाना है फॉरेन की, उस कॉलम का नाम हमने कहा आरएल कॉलम को बनाना है फॉरेन की। उसके बाद रेफरेंसेस, इसको किस दूसरी टेबल के किस प्राइमरी कॉलम के साथ आपको रेफर करना है, इसका रेफरेंस देना है हमें। सीएलजी टेबल के प्राइमरी की कॉलम कौन है, उसका रोल। ये हमारा सिंटैक्स होगा। तो हॉस्टल टेबल बन रही है, इस हॉस्टल टेबल में हमने एक कॉलम बनाया ये, एक कॉलम बनाया ये, और फॉरेन की बनाई हमने आरएल कॉलम को, जो कि रेफर कर रहा है कॉलेज टेबल में रोल कॉलम को। और ये ध्यान रखना, मैं एक टेबल में एक से ज्यादा फॉरेन की बना सकता हूँ, अभी बस एक ही बना रहा हूं मैं, एक से ज्यादा फॉरेन की आप यहाँ पर बना सकते हैं। तो मान लीजिए मैंने इतना बनाकर छोड़ दिया, सिंटैक्स में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक होगी तो एरर आएगी, अदरवाइज चलना चाहिए। चल गया। तो ये हमारा इस तरह से फॉरेन की बनकर मेरी तैयार हो गई। अब इस टेबल में आप रिकॉर्ड जब इंसर्ट करेंगे तो पहले उस रिकॉर्ड में आरएल कॉलम की वैल्यू चेक करने जाएगी किस कॉलेज टेबल के रोल कॉलम में। क्या वो वैल्यू जो यहाँ पर इंसर्ट हो रही है क्या वो यहाँ पर है तो रिकॉर्ड इंसर्ट होगा, अदरवाइज इंसर्ट अब नहीं होगा। वाइस वर्सा भी इसका एक इफेक्ट पड़ा, जो राहुल आपने पूछा अभी, उसको भी करके देखेंगे। तो यहां पर मैंने लिखा इंसर्ट इनटू हॉस्टल वैल्यूज, मान लीजिए रोल नंबर 1 का वहां पर रिकॉर्ड है और इसका रूम नंबर 101 कर दिया तो हो जाएगा रिकॉर्ड इंसर्ट, हो गया। अब मैंने क्या करा, यहाँ पर एक ऐसा हॉस्टल टेबल रिकॉर्ड इंसर्ट करा जिसका आरएल कॉलम की वैल्यू 10 है। अब ये वैल्यू इंसर्ट होने से पहले, यानी ये रिकॉर्ड इंसर्ट होने से पहले हमारा चेक होने जाएगा कहां पर, कॉलेज टेबल के इस कॉलम के पास। यहां पर तो ये नहीं है, ठीक है, इसमें तो ये नहीं मिलेगा आपको कॉलेज टेबल में। एक तो 1 नाम का रिकॉर्ड इंसर्ट करा है और एक 2 नाम का करा, देखो एरर आनी चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ भाई, कैन नॉट एड और अपडेट ए चाइल्ड रो ए फॉरेन की कंस्ट्रेंट फेल्स, है ना। तो अब आप यहाँ पर अगर चला कर देखो सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम सीएलजी, तो कॉलेज टेबल में रोल नंबर कॉलम है 1 2 3, यानी कि आप जो आपकी ये टेबल इंसर्ट जब करोगे इसमें सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम HSTL, तो इस टेबल में जो रिकॉर्ड जाएगा उसमें आरएल कॉलम की वैल्यू मैच होनी चाहिए जरूर किसी न किसी वैल्यू से यहाँ पर। अब चूंकि आपने इसको प्राइमरी की नहीं बनाया है तो फिर से RL1 रिकॉर्ड यहाँ इंसर्ट हो जाएगा, है ना, आपने नहीं बनाया है, ठीक है, क्योंकि जिस कॉलम को फॉरेन की कॉलम बनाते हैं जरूरी नहीं है उसको प्राइमरी की ये यूनिक की बनाना ही पड़ेगा, बना भी सकते हो, ज्यादा बार जरूरत पड़ती है हमारे लिए। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं एक बार और इंसर्ट करके कोशिश करता हूँ, 5 नहीं होगा, क्योंकि 5 जब इसमें इंसर्ट होने जाएगा तो कॉलेज टेबल से चेक होगा, वहां नहीं मिलेगा रोल नंबर कॉलम में, एरर आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिन लोगों ने लेट ज्वाइन किया है माइट भी उनको समझ में नहीं आएगा, तो रिकॉर्डिंग देखें एक बार, उसके बाद हो सकता है आपको समझ में आ जाए, राइट। तो अब राहुल जो आपने कहा था एक बार उसको करके देखते हैं कि मान लीजिए यहां से मैं इस रिकॉर्ड को डिलीट करने की कोशिश करूं, अगर ये रिकॉर्ड यहां से डिलीट हो गया तो रूल क्या कहता है कि हॉस्टल टेबल में ये रिकॉर्ड हमारा तभी आएगा जब हमारा इसमें एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन अब आप इसमें से डिलीट करने की कोशिश कर रहे हो, करते हैं। यहां लिखा मैंने डिलीट फ्रॉम कॉलेज वेयर रोल नंबर इक्वल टू 1, तो मैं क्या कर रहा हूं, कॉलेज टेबल से इस रिकॉर्ड को डिलीट कर रहा हूं। क्या ये डिलीट हो पाएगा, क्योंकि अगर ये डिलीट हो गया तो यहां पर एक ऐसा रिकॉर्ड आ गया जो यहां नहीं है। अब देखते हैं कि ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। नहीं हो रहा, नहीं हो रहा डिलीट। हाँ ये बताओ राहुल क्या कह रहे हो। सर ये कह रहा हूँ कि सर ये तो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा अगर हम क्लाइंट को कुछ बना के देते हैं फॉरेन की के साथ मैच करा करके, तो रिकॉर्ड डिलीट ही नहीं होने देगा, फिर तो सर ये प्रॉब्लम हो गई एक तरीके से। देखो बात
प्रॉब्लम की या सॉल्यूशन की नहीं है, बात है कि रेफरेंस और फॉरेन की क्या होती है, उसके इफेक्ट और साइड इफेक्ट हमारे सामने है। अब हमें डिसाइड करना है कि हम जिसको एक सिचुएशन बनाकर दे रहे हैं उसको हम क्या दे रहे हैं। तो अगर हमारी रिक्वायरमेंट ऐसी है कि हम ऐसे दो टेबल बनाकर किसी को दे रहे हैं जहां पर वो रिकॉर्ड डिलीट कर पाए, है ना, तो फिर हमें ऐसे रेफरेंस करके फॉरेन की बनाकर नहीं देना होगा, कोई और इसका सॉल्यूशन हमें सोचना होगा, समझना होगा। फिर बहरहाल अगर आपने ऐसे लगा दिया तो फिर ये डिलीट नहीं होने देगा, क्योंकि जो इंटीग्रिटी है वो फेल हो जाएगी फिर हमारी। और सर कोई ऐसा तरीका जिससे दोनों टेबल से डिलीट हो जाए एक ही साथ? प्रोसीजर बना लो भाई, सबसे आसान तरीका प्रोसीजर बना लो, प्रोसीजर एग्जीक्यूट कर दो, उसके अंदर आप जो लिखना चाहो वो लिखो, एक बार में 2 क्वेरी लिखो, 3 लिखो, 4 लिखो, कुछ भी करो, तो इस पर्पस के लिए प्रोसीजर यूज किए जाएंगे। ओके, ठीक है सर। चलो, क्योंकि ऑर्डिनरी क्वेरीज अगर आप करने जाओगे तो काफी कॉम्प्लेक्स क्वेरी हो जाएगी, है ना, तो बेटर है कि प्रोसीजर सीखेंगे, मतलब आप अपने लेवल पर सीखेंगे और उस पर काम करेंगे। चलिए आगे बढ़ते। अब लास्ट कॉन्सेप्ट डेटाबेस का, जो हमारे करिकुलम में उसके अकॉर्डिंग हमने ज्यादा पढ़ लिया, इतना हैवी नहीं हमारे करिकुलम में, क्योंकि हम लोग पाइथन डेवलपर्स हैं, जितना आना चाहिए काफी आ चुका। बाकी देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे आपको जो प्रोजेक्ट की नीड होगी वो आपको उसके अकॉर्डिंग चीजों को सीखना होगा। ठीक? हाँ जी अभिषेक, बता तो दिया, प्रोसीजर लिखकर आप एक बार में पूरा स्क्रिप्ट बना सकते हैं। कैसे बताएं, वो हमारा पार्ट नहीं है, फिर उसमें इफ पढ़ाओ, उसमें लूप पढ़ाओ, वो हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि उसका लूप वूप फिर सी की तरह होता है, पाइथन की तरह नहीं है, अलग कहानी हो जाएगी, सोचोगे फिर क्या करा रहे हो सर ये। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, नेक्स्ट टॉपिक जो समझना है उसका नाम है इंडेक्स। किसी भी टेबल पर मान लीजिए यहां पर मेरे पास एक टेबल है, और उस टेबल में बहुत सारा रिकॉर्ड पड़ा है, लाइक रोल नंबर है, नेम है, एज है, किसी एम्प्लॉय का या स्टूडेंट का नेम है, एज है, और ब्रांच है, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पड़ी हुई हैं, और यहाँ पर ये रिकॉर्ड मेरे पड़े हुए हैं। किसी का रोल नंबर 5 है, किसी का 8 है, किसी का 6 है, किसी का 9 है, किसी का 10 है, किसी का 40 है। अब मैंने एक, और ये इस तरह से ना, मान लो इसमें 10,000 रिकॉर्ड है। आपने एक क्वेरी लिखी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम टेबल नेम जो भी है, वेयर रोल नंबर इज इक्वल टू 105। अब इंटरनली जो हमारा एसक्यूएल इंजन होता है, अगर मैं एक ऐसी टेबल बना दूं जिसमें ये रोल नंबर है, नेम है, एज है, ब्रांच है, इस तरह से मेरा डेटा पड़ा हुआ है, तो इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट पहले समझ लीजिए, ब्रेन में लेकर आइए। आपके पास एक बुक है, कोई भी किताब है, किसी भी सब्जेक्ट की बुक आपके पास है, ब्रेन में इस बुक को बनाइए अपनी, और शुरू के 5 पेज हटा दीजिए। शुरू के जो पेज होते हैं इसमें चैप्टर वाइज सब चीजें लिखी होती हैं, पेज नंबर क्या है वो भूल जाइए, वो नहीं है आपके पास। ठीक है, अब अगर मैं आपसे कहूं कि इस पूरी बुक में ये पता करो कि कहां पर सोनू लिखा हुआ है, क्या करोगे? पहले पहला पेज जो रियल कंटेंट लिखे हुए हैं उनको आप स्कैन करोगे, फिर दूसरे पेज पे जाओगे, फिर तीसरे पे जाओगे, फिर चौथे पे जाओगे, फिर 5वें पे जाओगे। मान लीजिए बुक में 500 पेज हैं, बुक में
500 पेजेस हैं। तो वर्स्ट केस क्या हो सकता है, आपने 500 पेज स्कैन करे और आपको आपका डेटा नहीं मिला। बेस्ट केस क्या हो सकता है कि पहले पेज पे मिल गया। दोनों केस यहां पर है, बेस्ट केस और वर्स्ट केस। अगर मैं एवरेज सोचूंगा तो आप एवरेज कि किसी भी डेटा को सर्च करने के लिए 500 पेज की बुक में एवरेज टाइम क्या लगा वो आप अपने अकॉर्डिंग समझ सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि इस बुक में शुरू में 5 पेज ऐड कर देते हैं, उन 5 पेज में क्या कर देते हैं, चैप्टर का नाम लिख देते हैं और उस चैप्टर का नाम या उसके चैप्टर के कीवर्ड्स लिख देते हैं और उसके आगे लिख देते हैं पेज नंबर। चैप्टर का नाम, पेज नंबर, चैप्टर का नाम, पेज नंबर, ये ऐसे कर दिया आप। अब आपको कहा गया कि किसी पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर आने वाला कीवर्ड ढूंढिए। ये आपको पता है कि जो कीवर्ड मैं ढूंढ रहा हूं वो इस चैप्टर में मिलेगा। तो आप क्या करोगे, आप पूरी बुक को स्कैन नहीं करोगे। पहले जो इंडेक्स वाले पेजेस थे, शुरू के 4-5 पेजेस थे, उन 4-5 पेजेस में आप अपना समय लगाओगे ढूंढने के लिए कि ये जो कीवर्ड है ये किस चैप्टर के किस टॉपिक के अंदर आता है, और सीधा वहां से उठाओगे पेज नंबर कि मिल गया पेज नंबर ये है। अब आप पूरी किताब स्कैन नहीं करोगे, सीधे उसी पेज पे जाओगे। अब सोचो किसी भी टॉपिक को जब आप सर्च करोगे तो पहले आप इंडेक्स में जा रहे हो, इंडेक्स से सीधा आपको पेज नंबर मिल जाता है और आप सीधा उस पेज पर पहुंच जाते हो। इससे क्या हो रहा है, इससे आपका एवरेज सर्चिंग टाइम हमारा मिनिमाइज हो रहा है। आपको पहले 500 पेज स्कैन करने पड़ रहे थे, अब पूरे 500 पेज स्कैन ना करके 4 पेजेस स्कैन करने पड़ रहे हैं। इंडेक्स के 4 पेजेस स्कैन करना आसान है, जल्दी हो जाएगा क्योंकि उसमें डेटा बहुत छोटा छोटा लिखा हुआ है। लेकिन एक पेज जिसमें बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए हैं उनको स्कैन करना, वहां से चीजें ढूंढना अपने काम की, ये बहुत टाइम टेकिंग होगा। सेम कहानी डेटाबेस में। अब क्या हुआ, ये क्वेरी आपने लिखी, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम वेयर रोल नंबर 105। हमारा जो एसक्यूएल इंजन है वो क्या करता है, इस रिकॉर्ड को सबसे पहले इस वाली रो में स्कैन करेगा, नहीं मिला, फिर इसमें स्कैन करेगा, फिर इसमें स्कैन करेगा, फिर इसमें स्कैन करेगा, फिर इसमें। तो भाई बेस्ट केस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस यही मिल गया, वर्स्ट केस पता नहीं कहां मिला जाके, लास्ट रो में मिला जाके, और नहीं भी मिला। तो ये सही तरीका नहीं है। हम एवरेज केस को ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं। तो आप क्या करो, आप एक काम करो, आप इस टेबल में रोल नंबर कॉलम का इंडेक्स जनरेट करो, रोल नंबर कॉलम का एक इंडेक्स जनरेट कर दो, यानी कि एक इंडेक्स टेबल बना दो। यानी कि शुरू के 4 पेज मैंने ऐड करने थे इस किताब में, एक पेज मैंने यहां पर ऐड कर दिया और उसके अंदर क्या होगा, रोल नंबर कॉलम होगा और यहां पर उसका एक इंडेक्स होगा। ठीक है, तो यहां पर आप सॉर्टिंग करके लगा सकते हो, बिना सॉर्टिंग करके भी लगा सकते हो। जैसे बाय डिफॉल्ट जो इंडेक्स होता है वो हमारा जिस कॉलम पे लगाया जाता है उस कॉलम की वैल्यू को सॉर्ट कर लेता है। तो यहां पर जो सबसे पहले आएगा वो आएगा 1, फिर आएगा 2, फिर आएगा 3, डॉट 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 10,000 रोल नंबर ऐसे आ गए। अब हमारा 1 वाला रिकॉर्ड एक्चुअल कॉलम के अंदर किस रो नंबर पे था, मान लो वो 100वीं रो पे था, जो रोल नंबर 1 वाला रिकॉर्ड है वो 100वीं रो पे था, तो यहां पर 100 लिख जाएगा कि रोल नंबर 1 टेबल में 100वीं रो पे मिलेगा, रोल नंबर 2 टेबल में 150वीं रो पे मिलेगा, रोल नंबर 3 50वीं रो मिल जाएगा। इसी तरह से रोल नंबर 105 आपको 250वीं रो पे मिल जाएगा, डॉट डॉट डॉट। तो अब अगर मैंने इस कॉलम पर इंडेक्स लगा दिया है तो जब मेरी क्वेरी एग्जीक्यूट कराई जाती है उस कॉलम को वेयर में रखते हुए जिस पर मैंने इंडेक्स लगा दिया था, तो हमारा अब जो डेटाबेस की क्वेरी का एग्जीक्यूशन है वो सीधे सीधे इस टेबल पे स्कैन ना होकर पहले कहां देखा जाता है, पहले इंडेक्स टेबल को पढ़ा जाता है। और इंडेक्स टेबल में देखते हैं कि रोल नंबर 105 का इंडेक्स क्या है। 105 का इंडेक्स है मेरा 250। अब सीधा यहां से 250 वाले रो नंबर पर जाएंगे और अपना काम हो जाएगा। तो अब यहां पर इसको ढूंढना पड़ेगा, यानी कि इस इंडेक्स टेबल में 10,000 रिकॉर्ड ढूंढना और इस मेन टेबल में 10,000 रिकॉर्ड को स्कैन करना। ऑब्वियसली इसमें समय ज्यादा लगेगा, इसमें तो कितने कॉलम है, कितना सारा डेटा है, एक रो
हो सकता है कि 20 बाइट्स मेमोरी कंज्यूम करती हो एक रो, और यहां पर एक रो कितनी मेमोरी कंज्यूम करेगी, मुश्किल से 1 बाइट मेमोरी कंज्यूम करेगी। यहां पर बहुत सारा डेटा है, तो जब रो टू रो नेविगेट करेंगे तो ज्यादा समय लगेगा रो टू रो नेविगेट होने में, लेकिन इंडेक्स टेबल में 2 ही तो कॉलम है, फुल फ्लैश 50-60 कॉलम थोड़ी है। तो अब पहले क्या करेंगे, पहले इंडेक्स टेबल में जो रोल नंबर 105 था उसको ढूंढेंगे, उसका हमारा रो नंबर मिल गया और सीधा जाएंगे उस रो पर और डेटा उठाकर ले आएंगे। तो इस तरह से अगर किसी भी कॉलम पर इंडेक्स लगा देते हैं तो उस कॉलम के बेस पर सर्चिंग करना, वेयर क्लॉज लगा के सर्चिंग करना फास्ट हो जाता है। इसका और कोई अलग से टॉपिक नहीं है, सिर्फ हमारे सर्चिंग को इंप्रूव कर देना, ये इसका पर्पस होता है, सर्चिंग को इंप्रूव कर देना। बाय डिफॉल्ट डेटाबेस में जब भी कोई प्राइमरी की कॉलम बनता है तो उस प्राइमरी की कॉलम पर ऑटोमेटिकली इंडेक्स लगा दिया जाता है। तो जितनी भी टेबल आपने अब तक बनाई और उसमें जहां जहां प्राइमरी की बनाई गई है, बाय डिफॉल्ट वो हमारा प्राइमरी की कॉलम पर इंडेक्स ऑटोमेटिकली लगा दिया जाता है। किसी और कॉलम पर इंडेक्स आप लगाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास टेबल है मान लीजिए कॉलेज वाली, अब आप नेम कॉलम पर मान लीजिए इंडेक्स लगाना चाहते हैं सिंटैक्स सीखने के लिए, तो आप लिखेंगे यहाँ पर क्रिएट इंडेक्स, इंडेक्स का नेम मतलब आपने कर दिया ID अंडरस्कोर नेम, इस नाम का इंडेक्स बना दिया, ठीक है। ऑन किस पर बनाना चाहते हैं, हमने कहा कॉलेज टेबल के नेम कॉलम, तो आपका इंडेक्स तैयार हो गया कॉलेज टेबल के नेम कॉलम। अब नेम कॉलम पर जब सर्चिंग होगी तो सीधा इस टेबल के लिए नहीं होगी, पहले जो इंडेक्स टेबल इंटरनली बन गई है ID अंडरस्कोर नेम नाम की, उस टेबल में पहले जिस नेम पर आप सर्च करने जा रहे हो उसका रो नंबर उठाया जाएगा, फिर एक्चुअल टेबल में उसको सर्च किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमारा परफॉर्मेंस बेटर हो जाती है, कब, जब आपके टेबल में हजारों रिकॉर्ड्स हैं, 10,000 से ज्यादा रिकॉर्ड हैं, तब इंडेक्स का ज्यादा एडवांटेज आपको नजर आता है। 100-250 रिकॉर्ड हैं तो इसका कोई एडवांटेज हमारा यहाँ पर नहीं है, ठीक है। तो सेलेक्ट क्वेरी चलाने में इंडेक्स हमारा एडवांटेज देते हैं, लेकिन अगर आपने डिलीट अपडेट चलाई तो ये हमारा वर्स्ट हो जाता है। अगर आप वेयर लगाकर सेलेक्ट कर रहे हैं तो ये बढ़िया कॉन्सेप्ट, अगर आपने टेबल को अपडेट करा, मतलब आप टेबल अपडेट कर रहे हैं, ए की जगह ए कर रहे हैं, तो सोचो इसका जो इंडेक्स टेबल बना था उसमें भी तो ए नहीं होना चाहिए, अब उसमें भी तो ए होना चाहिए, तो फिर वो अपडेट होगी, अब समझ आता लग जाएगा अपडेट क्वेरी का, है ना। तो इसलिए इंडेक्स कॉलम को कोशिश करना चाहिए कि हमें बार बार फ्रीक्वेंटली अपडेट डिलीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसको इक्विवेलेंट जो इंडेक्स टेबल बनी हुई है वो भी चेंज करी जाएगी, है ना। तो ज्यादा बार इंडेक्स हम सेलेक्ट कमांड वेयर के साथ किसी कॉलम को लेकर जब बनाते हैं तो उस कॉलम को लेकर इंडेक्स को हम क्रिएट कर देते हैं और प्राइमरी की कॉलम ऑटोमेटिकली इंडेक्स कॉलम हमारा इंटरनली बन जाता है। तो इसका एडवांटेज सिर्फ और सिर्फ एग्जीक्यूशन है और इसका कोई एडवांटेज नहीं है, ठीक। चलिए, तो ये हमारा MySQL की कहानी खत्म हो जाती है। 50 बच्चों ने ज्वाइन किया था और पढ़ाते पढ़ाते 37 रह गए। अब सोचो, आप कह रहे हो सर प्रोसीजर और पढ़ा दो, अगर मैं प्रोसीजर शुरू कर दूंगा तो ये 50 के 25 रह जाएंगे। अब आपको अपना लेवल समझना है कि इंडस्ट्री में तो यही होता है, जो हम पढ़ रहे हैं यही होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी, मंडे को अब हम पाइथन के साथ कनेक्टिविटी सीखेंगे, ठीक है।